हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमने किसी को पैसे उधार दिए, पैसे उधार वापस मांगने गए तो उसने पैसे की बजाय हमको उतनी ही राशि का चेक पकड़ा दिया। अब चेक तो हमने ले लिया, अपने बैंक में भी लगा लिया, पर किसी भी कारण से, चाहे पैसों की कमी की वजह से या अन्य किसी कारण से चेक डिसऑनर हो गया। अब आगे हम क्या करें? आए दिन ऐसे सवाल हमसे पूछे जाते हैं, इसलिए आज इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि चेक डिसऑनर के बाद आपको क्या करना चाहिए और कोर्ट किस समय आपको अग्रिम राशि दिलाएगी। तो बने रहिए इस वीडियो में, एंड तक देखिए 138 NI एक्ट के बारे में पूरी जानकारी को। मगर इससे पहले मेरा निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए। जब हमें कोई चेक से हमारे उधार की भरपाई करना चाहता है और हमें चेक देता है और वह चेक जब हम हमारे बैंक में लगाते हैं और चेक डिसऑनर हो जाता है, उसके बाद आप क्या करें? सबसे पहले जब आपका चेक डिसऑनर हुआ हो तो उस चेक का रिटर्न मेमो आपको आवश्यक रूप से लेना है। बैंक चाहे जितना भी चार्ज काटने दीजिए, पर रिटर्न मेमो आपको आवश्यक लेना है। वह एक प्रूफ के रूप में आपके लिए काम करेगा। अब जिस तारीख को आपका चेक डिसऑनर हुआ है, उस तारीख से 1 महीने के भीतर आपको एक्यूज यानी B को लीगल नोटिस भेजना है। लीगल नोटिस, जिसे हम डिमांड नोटिस भी कहते हैं, जिसमें हम हमारे रुपयों की मांग करेंगे, 1 महीने के अंदर आपको भेजना आवश्यक है। जब आप एक्यूज को डिमांड नोटिस भेज देते हैं तो जिस तारीख को आपने उसको भेजा है, उसके बाद उसके एड्रेस पर वह नोटिस जिस तारीख को पहुंचेगा, ये बड़ा गौर से सुनिएगा। यहाँ आकर बहुत से लोग गलती कर देते हैं। आपका भेजने की तारीख नहीं, एक्यूज के एड्रेस तक पहुंचने की तारीख, जो अगर वो रिसीव करता है तो रिटर्न एडी में आपको तारीख मेंशन आ जाएगी। और अगर मान लो कि रिसीव नहीं करता है या वह वहाँ मौजूद भी नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। वो नोटिस भी आपके पास रिटर्न आएगा और उस नोटिस में उसके एड्रेस पे पहुंचने की तारीख मेंशन होगी। तो उस तारीख से लेकर 15 दिन तक आपको वेट करना है। 15 दिन के बाद आप कोर्ट में कंप्लेन करवा सकते हैं एक्यूज के खिलाफ। 15 दिन के बाद भी 1 महीने के अंदर आपको कंप्लेन करानी है। इसमें विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि 138 जो चेक बाउंस के केसेस है, इस पे सारा लेकुना टाइमिंग पे ही टिका हुआ है। सारा खेल टाइमिंग का है। अगर टाइमिंग में ऊपर नीचे होता है तो हो सकता है आप मुकदमा हार जाए। अब आप कोर्ट में केस फाइल कैसे करेंगे? आप कोर्ट में जब कंप्लेन फाइल करेंगे तो कंप्लेन साथ में शपथ पत्र और समझ दस्तावेज, जैसे आपका चेक, बैंक का रिटर्न मेमो, भेजा गया नोटिस की रसीद, अगर नोटिस प्राप्त हुआ तो AD और नहीं प्राप्त हुआ तो नोटिस, और एक नोटिस की कॉपी, और भी अन्य दस्तावेज जो भी उचित हो आप लोग अंदर लगाएंगे और वह कोर्ट में पेश होगा। अब कोर्ट में पेश होने के बाद कोर्ट सबसे पहले उस कंप्लेन को जांचेगी, जिसमें क्षेत्राधिकार और लिमिटेशन वगैरह चेक किया जाएगा। अगर सब सही होगा तो कोर्ट उसे दर्ज करेगी, और अगर प्री मैच्योर या लेट होगा तो हो सकता है कोर्ट उसी समय आपके चेक को खारिज कर दे। दर्ज होने के बाद एक्यूज को समन निकलेगा। समन पे एक तारीख दी जाती है कि उसमें एक्यूज को उस तारीख पे कोर्ट के अंदर पेश होना होता है। अगर मान लीजिए कि वह समन पहुंचने के बाद भी पेश नहीं हुआ तो बेलेबल वारंट पे पेश नहीं हुआ तो गिरफ्तारी वारंट, उसके बाद PO और अन्य कार्रवाई है जो मैं आपको आइंदा किसी वीडियो में संपूर्ण जानकारी इसकी दूंगा।
अभी फ़िलहाल हम वापस चेक बाउंस पे आते हैं। अगर एक्यूज किसी भी स्थिति में, चाहे समन हो, बेलेबल वारंट हो, गिरफ्तारी वारंट हो, कोर्ट के सामने हाजिर हो जाता है, तो सबसे पहले उसे करवानी पड़ती है अपनी बेल। अब इसमें दोस्तों ऐसा है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि चेक बाउंस का केस इतना लंबा क्यों चल रहा है, अखबार में तो आया साल भर में निपटेगा, 6 महीने में निपटेगा, ये वो। तो इसमें जो विलम्ब का सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है तामीली। जो समन, बेलेबल वारंट, गिरफ्तारी वारंट निकला है, मतलब एक्यूज के अपीयरेंस तक जो समय लगता है ना, वह समय थोड़ा टाइम खींचता है, उस वजह से थोड़ा विलम्ब होता है। अब अगर एक्यूज हाजिर हो जाता है कोर्ट के सामने, किसी भी स्टेज पे जमानत भी करवा लेता है, उसके बाद 143A के अंतर्गत आपका एडवोकेट एक एप्लीकेशन मूव करेगा जिसमें वह अग्रिम राशि की मांग करेगा। अग्रिम राशि एक्यूज को 20% तक भरनी पड़ सकती है आपको। कोर्ट उसे आदेश देगी अग्रिम राशि भरने की और उसे भरना होगा। मतलब इनिशियल स्टेज में ही आपको 20% तो प्राप्त हो गए। अब इस राशि के बाद जो दूसरा स्टेप आता है वह आता है एविडेंस। एविडेंस में किसकी एविडेंस होगी, किस प्रकार होगी? तो दोस्तों एविडेंस में आपके द्वारा कोर्ट के समक्ष शपथ पत्र पेश किया जाएगा जिसे साक्ष्य शपथ पत्र कहते हैं, जिसके अंतर्गत वह सारी बातें लिखी होगी जो आप कंप्लेंट के रूप में कहना चाहते हैं। उसके बाद सामने वाला एक्यूज के एडवोकेट है वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा जिसे जिरह कहते हैं। क्रॉस क्वेश्चन के बाद एविडेंस हो जाएगी बंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं और कोई एविडेंस करवाना चाहता हूं, वैसे तो 138 में अगर आपके पास चेक व अन्य दस्तावेज है तो आवश्यकता नहीं है, परंतु आप भी चाहते हैं कि मैं करवाना चाहता हूं तो CRPC 311 के अंतर्गत एप्लीकेशन लगा के आप करवा सकते हैं। वैसे अधिकतर केसों में एडवोकेट्स नहीं करवाते हैं क्योंकि आवश्यकता नहीं होती। अब एविडेंस हो जाएगा बंद। एविडेंस के बाद आएगी बरियत, जिसमें एक्यूज के बयान होंगे जो एक क्वेश्चन आंसर के रूप में होते हैं, जैसे कि आपने चेक दिया था वगैरह। हर पैराग्राफ पे वो हाँ नहीं और एंड में जाके जो भी होते हैं वो जिसे बरियत कहते हैं, जिसे एक्यूज करेगा। बरियत के बाद आता है फाइल आ जाएगी बहस में, जिसमें आपका एडवोकेट और एक्यूज के एडवोकेट आपस में बहस करेंगे, अपने अपनी बात को कोर्ट के समक्ष रखेंगे अपने क्लाइंट को सही साबित करने के लिए। उसके बाद होता है ऑर्डर। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो 138 के अंतर्गत चलती है। किस प्रकार से चेक बाउंस के बाद हम नोटिस भेजेंगे, नोटिस भेजने के बाद 15 दिन का वेट, उसके बाद कंप्लेन फाइल करेंगे, उसके बाद तामीली होगी, तामीली के बाद एविडेंस के बाद ये ऑर्डर, बहस और ऑर्डर। इसके बीच में जो नई चीज़ है 143A जो आपको 20% अग्रिम राशि दिलाती है। तो यह थी दोस्तों 138 NI एक्ट यानी बाउंस चेक के मुकदमे की संपूर्ण प्रक्रिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।